हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो राजनीतिक विज्ञान का 21 तारीख को होने वाला है। तो मित्रों, आपको मैं शेखावाटी मिशन का पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ। कैसे? पीछे से शुरू किया है, क्योंकि विद्यार्थी आगे से तो 1 2 3 4 5 तक पाठ तक तो आसानी से पढ़ लेता है, बाकी पीछे के पाठ अधिकतर विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं पीछे से रिवीजन शुरू करवाऊँ, ताकि बच्चों को कुछ आगे से पाठ तो याद है और कुछ पीछे से मैं करवा दूंगा, तो बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी की हेल्प के लिए मैंने ये मेरा आइडिया सोचा है। मुझे लगा कि ये आइडिया आपके लिए अति बेहतर साबित होगा। मित्रों, आप सभी से मेरा यही मेन रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आपने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मित्रों, मैंने आपके लिए जितना किया है उतना किया है, बेहतर किया है, ताकि मेरे विद्यार्थियों को क्या है, अच्छी सफलता मिले और वह मेरे गुणगान जीवन भर भूले नहीं। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। मित्रों, आज का सेशन आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी अपने मित्र हैं उनको एक बार शेयर जरूर कीजिए। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ मित्रों, दिल से बात कह रहा हूँ मित्रों, एक बार शेयर जरूर करना। ये सेशन आपका 10,000 से प्लस लोगों तक पहुंचना चाहिए और अति बेहतर तरीके से मैं इस सेशन में पढ़ाने वाला हूं। मित्रों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उसकी सारी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। इसी के साथ उत्कृष्ट क्लासेज के 3 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आए हैं मेरे पास, उनको मैं टेलीग्राम में सेंड कर दिए पहले भी और अभी भी मैं और भेज दूंगा, ताकि आप दोस्तों इनको उन मॉडल पेपरों को बार पढ़ करके जाएं, अच्छी तरीके से याद करके जाएं। वो मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में रामबाण साबित हो सकते हैं, ये मेरा कहना है। उनको जरूर पढ़िए। प्लस इस चैनल पर मैंने पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक विज्ञान की जो संजीव डैश वर्क आती है, संपूर्ण दोस्तों पीपीटी मोड में हल करवाई गई है, वह भी एक बार जरूर देखिए। और शेखावाटी मिशन में पुनः आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूँ। तो बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मित्रों कि भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव कब आए? भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव कब आते हैं? तो 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय राजनीति के अंदर बड़े बदलाव आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो इंदिरा गांधी की हत्या है वो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। कितने? 415 सीटें मिली थी। नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रश्न, भारत में दलीय व्यवस्था का कौन सा स्वरूप है? तो भारत में दलीय व्यवस्था का बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी है मित्रों? बहुत सारी दलीय व्यवस्था हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो भारत में किस प्रकार की है? बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न हमारा, बहुदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है? बहुदलीय जो व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा दोष क्या है? तो कमजोर और स्थिर सरकार, यानी अधिक सारे दल होने के कारण सरकार है वो कमजोर एवं अस्थिर होती है। कभी भी सरकार को गिरने का डर रहता है और वह अपने आप को ये संभल नहीं पाती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ या नहीं हूँ। इसलिए बहुदलीय व्यवस्था का ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। छठा प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है लिट्टे से जुड़े। लिट्टे दोस्तों श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था, उससे जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने किसकी? राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, हमारा सातवां प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या कब हुई? तो मित्रों इसका राइट आंसर है राजीव गांधी की हत्या है वो 21 मई 1991 को हुई थी। कब? 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, भारत में गठबंधन की राजधानी का युग कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में गठबंधन की राजनीति का युग है वो वर्ष 1989 से प्रारंभ होता है। कब होता है मित्रों? 1989 से भारत में गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है, गठबंधन सरकारों में सबसे बड़ी भूमिका किन पार्टियों ने निभाई? गठबंधन सरकारों में सबसे बड़ी भूमिका है वो किन पार्टियों ने निभाई? तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन सरकारों में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। कौन सी? क्षेत्रीय पार्टियां।
तो मित्रों ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, जनता दल का गठन कब हुआ? तो जनता दल का गठन है वो वर्ष 1977 के अंदर जनता दल का गठन होता है। कब होता है? वर्ष 1977 के अंदर है वो जनता दल का गठन होता है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय मोर्चों का गठन है वो कब होता है? मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा, उसका गठन दोस्तों 1900 यानी 1989 को इसका गठन होता है। नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल मुख्य दल कौन सा था? तो जनता दल था। कौन सा था मित्रों? जनता दल था, जिसकी स्थापना 1977 के अंदर होती है। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को किन दलों ने समर्थन किया? तो भाजपा सरकार प्लस वाम जो मोर्चा सरकार ने किसको? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को क्या किया? समर्थन किया। नेक्स्ट है हमारा 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस सरकार में मित्रों प्रधानमंत्री कौन थे? श्री वीपी सिंह। श्री वीपी सिंह इस सरकार के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? संयुक्त मोर्चा की सरकार है वो 1996 के अंदर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है। कब? 1996 यानी 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है, संयुक्त मोर्चा की सरकार का किसने समर्थन किया? तो संयुक्त मोर्चा की सरकार ने कांग्रेस प्लस वाम मोर्चा ने इसका समर्थन किया था। और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का समर्थन कौन करता है? भाजपा सरकार करती है प्लस वाम मोर्चा सरकार करती है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17वां प्रश्न की, राजग यानी एनडीए का पूरा नाम क्या है? मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनडीए का पूरा नाम पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, 100% एग्जाम के अंदर ये छप सकता है। मित्रों अच्छी तरीके से याद कर जाइए। आपको राज्य का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश के अंदर एनडीए का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इंग्लिश के अंदर है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या नाम है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन नाम को दोस्तों अच्छी तरीके से याद करके जाएं। और आपको राजग और एनडीए का पूरा नाम पूछे तो दोनों भाषाओं के अंदर आपको लिख करके आना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। राजग का गठन कब हुआ यानी एनडीए का गठन कब होता है? तो एनडीए का गठन है मित्रों वर्ष 1998 के अंदर है एनडीए का गठबंधन होता है। कब होता है मित्रों? आपका वर्ष है 1998 में राजग यानी एनडीए का गठन होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। 17वां, 18वां और 19वां सप्रंग यानी यूपीए का पूरा नाम क्या है? तो यूपीए का पूरा नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कौन सा? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या कहते हैं मित्रों? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20वां प्रश्न, सप्रंग यानी यूपीए का गठबंधन कब होता है? गठन कब होता है? सॉरी, यूपीए का गठन कब होता है? तो यूपीए का गठन है वर्ष 2004 के अंदर यूपीए का गठन होता है। और एनडीए का गठन कब होता है? 1998 के गठन होता है। यानी एनडीए के 6 साल बाद यूपीए का गठन होता है। कब होता है? एनडीए के 6 साल बाद। नेक्स्ट है मित्रों हमारा 21वां प्रश्न, राज्य का मुख्य दल यानी एनडीए का मुख्य दल कौन सा है? जो वर्तमान में मित्रों भाजपा सरकार है वो इसका मुख्य दल माना जाता है। एनडीए का जो मुख्य दल कौन सा है वो भाजपा सरकार है, सॉरी भाजपा दल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो सप्रसंग यानी यूपीए का मुख्य दल कौन सा है? तो कांग्रेस यूपीए का मुख्य दल है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 23वें प्रश्न की, मंडल आयोग का गठन कब होता है? मंडल आयोग का गठन कब होता है? तो वर्ष 1978 के अंदर मंडल आयोग का गठन होता है। कब? वर्ष 1978 में मंडल आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न मित्रों पूछा जा चुका है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है और मंडल आयोग के क्या थे मित्रों? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा 25वां प्रश्न, मंडल आयोग का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, सीधा पेपर के अंदर छपने वाला है। और आप वह सूरवीर हो जो पेपर की खोपड़ी में छेद करके आने वाले हो। कब? आपका जिस दिन एग्जाम होगा। तो मंडल आयोग का वास्तविक नाम क्या है? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या नाम है मित्रों? दूसरा
पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 26वां प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू की गई? तो इसका आपको उत्तर बताना है। वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। कब? वर्ष 1990 के अंदर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। और मंडल आयोग का गठन कब होता है? 1978 में मंडल आयोग का गठन होता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल आयोग का वास्तविक नाम था दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने से संबंधित मुख्य केस कौन सा था? तो इंदिरा साहनी केस 1992 जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने से संबंधित मुख्य केस था। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, बामसेप का गठन कब हुआ? बामसेप का गठन है वो वर्ष 1978 के अंदर भी बामसेप का गठन होता है और वर्ष 1978 में ही मंडल आयोग का गठन होता है। अर्थात बामसेप एवं मंडल आयोग का दोनों का गठन है वो 1978 के अंदर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 29वां प्रश्न, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन कब होता है? बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन है वो 1984 में होता है। कब होता है? 1984 में होता है। नेक्स्ट है हमारा 30वां प्रश्न, बसपा के संस्थापक कौन थे? बसपा के संस्थापक कांशीराम थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सीधा कॉपी के अंदर लिख करके आना है, कांशीराम थे। कौन थे? कांशीराम थे। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कब होता है? तो वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का गठन होता है। कब? वर्ष 1980 में भाजपा का गठन होता है। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द किससे गढ़ा? तो वीडी सावरकर द्वारा हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द है वो गढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा 33वां प्रश्न, शाहबानो मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो शाहबानो मामला है जो किस वर्ष से संबंधित है? 1985 से शाहबानो मामला का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 34वां प्रश्न, मुस्लिम महिला अधिनियम पास हुआ। तो मुस्लिम महिला अधिनियम पास कब होता है? 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम पास होता है। कब? 1986 में मुस्लिम महिला आयोग पास होता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस कब होता है? बाबरी मस्जिद विध्वंस कब होता है मित्रों? 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है 6 दिसंबर 1992। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न, सिख विरोधी दंगे कब हुए? सिख विरोधी दंगे कब होते हैं? तो 1984 में सिख विरोधी दंगे होते हैं। कब? 1984 के अंदर सिख विरोधी दंगे होते हैं। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, गुजरात दंगे कब होते हैं? 2002 के अंदर गुजरात दंगे होते हैं। सिख विरोधी दंगे कब होते हैं? तो 1984 के अंदर सिख विरोधी दंगे होते हैं। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री चुना गया? तो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद वीपी नरसिम्हा राव को, किसको? वीपी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया। कब? जब राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद है कौन प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के? वीपी नरसिम्हा राव। उसके बाद मित्रों हमारा प्रश्न है 39वां, कौन सा क्षेत्रीय दल हिंदी भाषा का विरोधी और राज्यों की स्वतंत्रता का पक्षधर था? तो उसका नाम है मित्रों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्या नाम है मित्रों? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम है उसका, DMK। ये मित्रों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र है जो दलीय हिंदी भाषा का विरोधी और राज्यों की स्वतंत्रता का पक्षधर था? तो उसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK। नेक्स्ट है हमारा 40वां प्रश्न, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर छप सकता है कि भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग है वो भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। उसके नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, 2014 एवं 2019 में किस दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है? तो आप सभी को ये पता होगा कि भाजपा सरकार को 2014 और 2019 में दोनों वर्षों के अंदर क्या है? स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 42वां प्रश्न, 2019 में भाजपा को कितने सीटें प्राप्त होती है? तो 2019 में भाजपा को 303 सीटें प्राप्त होती है। कितनी? 303 सीटें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा
43वां प्रश्न, 2019 में कांग्रेस को कितनी सीटें, सिर्फ 52 सीटें प्राप्त होती है। कितनी, 2019 है उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है, 52 सीटें मिली है। नेक्स्ट है हमारा 44वां प्रश्न, 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव आए। तो इसका राइट आंसर है मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ये सारे प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपको पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, इसमें तो कौन सी चिंता करना है कि 100 में से 100 नहीं होंगे। इनको मित्रों आप ये दिल के अंदर दिल थाम कर बैठ जाएंगे कि मैं 100 में से 100 ला सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ अपने माता पिता के लिए, उनका नाम रोशन कर सकता हूँ। तो मित्रों जब ठान लिया है तो कौन हरा सकता है अपन को। विश्व की कोई भी ऐसी शक्ति मौजूद नहीं है जिस लक्ष्य को अपने ठाना है उसको हरा सकती है। ऐसी कोई भी बाधा आपके आगे नहीं आ सकती है। हम आपके साथ हैं, लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपकी अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करें। तो मित्रों 1990 के दशक में आपका भारतीय राजनीति में कौन कौन से बड़े बदलाव आए। तो इसका राइट आंसर है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार और केंद्र में गठबंधन की राजधानी का दौर प्रारंभ होता है। यानी भारतीय राजनीति में आए 5 बड़े बदलाव थे 1990 के दशक में। भारतीय राजनीति के अंदर कितने 5 बड़े बदलाव आते हैं। पहला बदलाव है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार होती है और केंद्र में गठबंधन की राजनीति का दौर का प्रारंभ होता है। दूसरा है मंडल मुद्दा और अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय होना। तीसरा है नए आर्थिक सुधारों का लेकर सभी दलों में आम सहमति का निर्माण होता है। और चौथा है भारतीय जनता पार्टी का उदय और हिंदुत्व की राजनीति का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है 5वां, राजीव गांधी की हत्या और कांग्रेस के नेतृत्व में क्या आता है, परिवर्तन आता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो ये मित्रों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लग चुका है, अच्छा प्रश्न है, पढ़ करके जरूर जाए। अगला प्रश्न है भारत में गठबंधन सरकारों के उदय के प्रमुख अर्थात मुख्य कारण क्या क्या रहे हैं। तो इसका मित्रों राइट आंसर है भारत में गठबंधन की सरकारों के उदय के कारण क्या रहे। पहला है कांग्रेस की प्रभुत्व की समाप्ति, कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। दूसरा है कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों की गठबंधनवादी नीति। तीसरा है लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना। और चौथा है क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। यानी कांग्रेस का प्रभुत्व की समाप्ति होगी, कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों की गठबंधनवादी नीति और लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना, जिसके कारण क्या होता है गठबंधन सरकारों का उदय होता है। और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, यानी क्षेत्रीय दल के अंदर ज़्यादा बढ़ती भूमिका बढ़ती गई। नेक्स्ट है हमारा मित्रों 46वां प्रश्न, गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर है वर्तमान युग में राजनीतिक गठबंधन का आधार विचारधारा न होकर अन्य राजनीतिक हित हो गए हैं, जैसे किसी दल विशेष को चुनौती देना और किसी दल को सत्ता प्राप्त करने से रोकना, दो मुख्य कारण हैं। 1977 में बने जनता दल का उद्देश्य कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना था। क्या देना था? एकमात्र उद्देश्य था कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना। 1977 के अंदर जनता दल का उदय होता है और उसका मुख्य उद्देश्य था क्या था? कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देना। नेक्स्ट है किसी दल को सत्ता प्राप्त करने से रोकना। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का उदय कांग्रेस को और 1996 के संयुक्त मोर्चे का उद्देश्य भाजपा को सत्ता में आने से रोकना था। किंतु वर्तमान में भी कुछ राजनीतिक दल और अन्य दल के साथ गठबंधन बनाते वक्त विचारधारा को भी महत्व देते हैं। वाम मोर्चा ने दक्षिणपंथी भाजपा के साथ अभी तक कोई गठबंधन नहीं बनाया। कांग्रेस और भाजपा अधिकांश मुद्दों पर परस्पर विरोध रूप में रहते हैं। तो ये मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 47वां प्रश्न, जो कि है गठबंधन सरकारों के प्रमुख दोष बताइए। तो गठबंधन सरकार के प्रमुख दोष क्या है? कमजोर और अस्थिर सरकारों का निर्माण होता है, अवसरवादिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और अनुत्तरदायित्व की प्रवृत्ति का विकास होता है। राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में अनिश्चितता व स्पष्टता है। कमजोर व अस्थिर सरकारों का निर्माण, अवसरवादिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा
और अनुत्तरदायित्व की प्रवृत्ति का विकास और राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में अनिश्चितता व अस्पष्टता, ये गठबंधन सरकारों के प्रमुख दोष हैं। सीधा प्रश्न है वो आपके एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है मित्रों, अच्छी तरीके से याद करके जाएं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न मित्रों, 48वां प्रश्न है, 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों के कौन से गठबंधन उभरे और किन्हीं दो के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो 90 के पश्चात मित्रों आपके राष्ट्रीय मोर्चा 1989 में उभरा, संयुक्त मोर्चा 1996 में उभरा, राजग अर्थात एनडीए जो कि आपका 1998 में उभरा, और सैप्रंग यानी आपका यूपीए जो कब 2004 के अंदर उभरा था। राजग यानी इसका गठन अर्थात एनडीए, राज्य का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय जनता पार्टी, ठीक है, गठबंधन राष्ट्रीय जनता गठबंधन, ठीक है। तो इसका गठन है 1998 में भाजपा एवं कुछ क्षेत्रीय दलों ने किया था, और इस गठबंधन की सरकार 1998 से 99 और 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इनकी सरकार बनती है। नेक्स्ट है हमारा यूपीए सैप्रंग, ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसका गठन 2004 में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से ने मिलकर किया, और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक 2 बार इनकी सरकार बनती है। उसके बाद फिर से एनडीए ने अपना जमकर प्रदर्शन किया 2014 से लेकर के 2019 तक, 2019 के वर्तमान तक भी क्या है आपका जो एनडीए का गठबंधन है वो चल रहा है। तो ये भी प्रश्न मित्रों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएं। नेक्स्ट है हमारा 49वां प्रश्न, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर है कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, किंतु देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर अभी भी कायम है। क्योंकि पहला कारण है इसका, कांग्रेस वर्तमान में भी दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है मित्रों, कांग्रेस वर्तमान में भारत की दूसरे सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो आपको मेरा सवाल है कि भारत की वर्तमान में पहली सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, उसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मित्रों भारत की वर्तमान में पहली सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलना चाहिए, उनका मैं आपको फिर से आपके सामने से मैं जवाब दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, कांग्रेस द्वारा निर्मित यूपीए 2004 से 2014 तक सत्ता में रहा। और नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में कांग्रेस संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी, यानी विपक्ष दल का नेतृत्व करने वाली पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है। नेक्स्ट है चौथा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये मित्रों इसके राइट आंसर है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मंडल मुद्दा क्या था समझाइए। क्या मित्रों मंडल मुद्दा क्या था समझाइए। तो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों पर लागू करना, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों के आरक्षण दिया गया, और इसके परिणाम स्वरूप इस आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के मध्य चले संघर्ष को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम के अंदर छप सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 51वां प्रश्न, मंडल आयोग का सविस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। मंडल आयोग का क्या कीजिए, सविस्तार से वर्णन कीजिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर है मंडल आयोग का सविस्तार से वर्णन कीजिए। तो अच्छा प्रश्न है मित्रों, सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने हेतु दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। कौन थे मित्रों, बीपी मंडल थे। तो आपको सीधा पूछा जा सकता है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष बीपी मंडल थे, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ता है मंडल आयोग। क्या पड़ता है, मंडल आयोग। नेक्स्ट है, इस आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निम्नलिखित सिफारिशें प्रदान की। तो पहली सिफारिश मित्रों इसकी थी, पिछड़ा वर्ग की पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए। दोस्तों पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए, और इनकी पिछड़ी जातियों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% तक आरक्षण दिया गया। कितना प्रतिशत, 27% तक आरक्षण दिया गया। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने इन सिफारिशों को लागू किया, और इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस 1992 में इसे सही ठहराया। तो ये मित्रों मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन था। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, वेरी
मोस्ट पर्सन है मित्रों, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ करके जाएं। अभी तक आपने इस पर्सन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 से 4 बार इसको पढ़ लीजिए। सीधा सीधा पेपर में छपेगा, कोई नहीं रोकने वाला है। ये प्रश्न है सीधा सीधा आपका एग्जाम के अंदर छपने वाला है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने पर समाज और राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, इससे पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर सजग हुआ, इससे पिछड़ा वर्ग संगठित हुआ और अनेक राजनीतिक दलों ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण में अपनी सहमति दी और पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और बसपा का भी उदय हुआ। तो ये मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का समाज पर और राजनीतिक पर ये 4 प्रभाव पड़े थे। कौन कौन से? इससे पिछड़ा वर्ग को अपनी पहचान बनाने को लेकर सजग हुआ, इससे पिछड़ा वर्ग संगठित हुआ और अनेक राजनीतिक दलों ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर अपनी सहमति दी और पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और बसपा का उदय हुआ। उसके बाद हमारा 53वां प्रश्न है, बसपा के उदय को समझाइए। बसपा के उदय को समझाइए। तो मित्रों इसका ये राइट आंसर है, बसपा का उदय 1980 में किया गया। कब बसपा का उदय है 1980 के अंदर किया गया। 1980 व 1984 के चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद भाजपा ने हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा पर जोर देना प्रारंभ किया और 1986 की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, पहला है मित्रों 1985 के शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को राजीव गांधी की सरकार द्वारा पलटकर मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया गया। कब? 1985 में। मुस्लिम महिला अधिनियम पास कब किया गया? 1985 में। दूसरा है आपका फैजाबाद जिला न्यायालय। कौन सा? फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा बाबरी मस्जिद के आते का ताला हिंदुओं के पूजा पाठ हेतु खोलने का निर्णय देना। उपयुक्त दोनों घटनाओं ने भाजपा को प्रधान हिंदुत्ववादी पार्टी बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1991 के चुनाव में भाजपा हिंदुत्व के विचार के साथ आगे बढ़ी और अब उसे अपेक्षाकृत रूप से अधिक सफलता मिली। 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 1998 में भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने राजग अर्थात एनडीए का निर्माण किया और इसकी सरकार 1998, 99 और 99 से 2004 तक रही और उसके बाद वर्ष 2014 व 2019 के चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भाजपा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 54वां प्रश्न, नई सहमति। एक नई सहमति का उदय को समझाइए। क्या प्रश्न है मित्रों? एक नई सहमति के उदय को समझाइए। तो मित्रों इसका अतः में प्रश्न है, वर्तमान में किन मामलों को लेकर राजनीतिक दलों के मध्य व्यापक सहमति है। तो इसका राइट आंसर है कि एक मुकाबले और व्यापक संघर्षों के बावजूद अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच निम्न 4 मुद्दे व्यापक सहमति है। तो पहला है नई आर्थिक नीतियों पर सहमति। अधिकतर राजनीतिक दलों का विश्वास है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। क्या मित्रों? नई आर्थिक नीतियों पर सहमति। अधिकतर राजनीतिक दलों का विश्वास है कि नई आर्थिक नीतियों से देश हमारा समृद्ध होगा और विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में बनेगा। दूसरा है पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। सभी दल पिछड़ी जातियों को शिक्षा व रोजगार में आरक्षण के पक्ष में हैं तथा सभी दल इनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, जिससे प्रांतीय व राष्ट्रीय दलों को भेद कम हो रहा है और प्रांतीय दल केंद्र सरकार में साझेदार बन रहे हैं। ठीक है। चौथा है इसके अंदर विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर बल देना और विचारधारा की समानता में के बिना राजनीतिक गठबंधन बनाना। तो ये मित्रों वर्तमान के अंदर राजनीतिक दलों के मध्य व्यापक सहमति चल रही है। उसके बाद निम्नलिखित में मिलान करना है आपको, इसको ये इसी क्रम में सुमेलित है। देखो मित्रों किस क्रम में कि सर्वानुमति की राजनीतिक अर्थात आर्थिक नीतियों पर सहमति, जाति आधारित दल, अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्यायालय शाहबानो केस के अंदर प्राप्त हुए, क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, गठबंधन सरकार का उदय होता है। ये एक बार सामने कारण है और ये किन किन कारणों से उनका उदय होता है ये आपको इसके अंदर बताया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के मौजूद बहुदलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था से अधिक उपयुक्त है, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में अनेक लोगों का मानना है कि भारत में भी ब्रिटेन व अमेरिका की भांति द्विदलीय व्यवस्था होनी
चाहिए, किंतु भारत में मौजूद बहुदलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था से अधिक उपयुक्त है। क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था का होने से क्या फ़ायदा है, उसके गुणों का गुणगान इसके अंदर किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, थोड़ा घुमाया गया प्रश्न है, लेकिन आप इस प्रश्न का आपको जो बहुदलीय व्यवस्था है उनके क्या गुण हैं, क्या फायदे हैं, उनको आपको आंसर के अंदर लिखना है। तो पहला इसका गुण है मित्रों, बहुदलीय व्यवस्था के कारण भारतीय राजनीति में सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। यानी कोई एक वर्ग है वो ऊपर नहीं आ रहा है, सभी वर्गों को क्या है समान रूप से क्या है प्रतिनिधित्व मिल रहा है। दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था मतदाताओं को चयन से अधिक विकल्प देती है। बहुदलीय व्यवस्था है वो मतदाताओं को चयन में अधिक विकल्प देती है। तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था के कारण राष्ट्र दो गुटों में विभाजित नहीं होता है। अगर दोस्तों मात्र द्विदलीय व्यवस्था होगी तो राष्ट्र के अंदर राष्ट्र की एकता को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ये बहुदलीय व्यवस्था है वो उपयुक्त मानी जाती है। इससे मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती है। और पांचवा है हमारा बहुदलीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका में अनेक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आज का सेशन आपको कैसा लगा मित्रों, ये आज का मेरा पसीना बहाया है जितना, ये आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मित्रों आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो 100% कर रहा हूँ मित्रों, और आप भी मेरे साथ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़े, ताकि मित्रों 5000 का परिवार हमारा हो चुका है और जल्दी ही हम आगे बढ़े। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके अगला सत्र के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ मित्रों, अधिक टीचर जोड़ूंगा इस चैनल में और उन टीचरों के माध्यम से देश के बच्चों को, मेरे राजस्थान के पीढ़ी विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला हूँ। और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हर एक अति महत्वपूर्ण सूचना, चाहे कॉलेज के फॉर्म से लेकर के BSTC PTT हो, हर एक समस्या का समाधान करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का सवाल चल रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं हर एक कमेंट का वापस से जवाब देता हूँ और बच्चों को विश्वास दिलाता हूँ कि तैयारी क्या है, विश्वास के साथ तैयारी करवाता हूँ और जीत के साथ आपको निश्चित रूप से जीत मिलेगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहे मित्रों। अपने माता पिता के नाम रोशन के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी उन्होंने मेहनत की है उनसे हम अधिक करेंगे, तब जाकर के हम भी समाज के अंदर एक विश्वसनीय नागरिक के रूप में, देश के व्यक्तित्व एवं अच्छे नागरिक के रूप में हम उभरने वाले हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।